सुप्रभातम सभी भैया बहनों को। आज वर्ण विचार के अगला वीडियो में आप सभी का स्वागत है और बड़े गौर से इस पाठ को पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वर्ण विचार के जो जो भाग छूटा हुआ था मैं कोशिश किया हूँ बड़ा ही सरल और नए अंदाज में उसको बताने का, जो आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, स्क्रीन पर दिखाया गया है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जो आज मानक हिंदी के रूप में इसका प्रयुक्त होने जा रहा है और देखते जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं। विभिन्न प्रकार के विद्वानों के, साहित्य के विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है, उसी को मिला जुला करके आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, स्वर जो हम लोग प्रयुक्त कर रहे हैं दिन में, हमारे हिंदी में जो प्रयुक्त हो रहा है अ आ हर्षय दीर्घय हर्षो दीर्घो री ए ऐ ओ आओ अंग आ, ये कुल हो गया 13। व्यंजन वर्ण में सबसे पहले देखिए, क वर्ग का 5, च वर्ग का 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5, यानी क से प वर्ग तक 5 वर्ग हुआ। 5 का 5 से गुना करेंगे तो 25 हो गया। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, ये 4 हो गया। उसमें व्यंजन में तालव्य स मूर्धन्य स दंत स और ह 4 है। इसके बाद जो संयुक्त अक्षर इसमें छूटा हुआ है, हालांकि 4 इसमें भी होता है ना, तालव्य स मूर्धन्य स स्र और ज्ञ। तो इसमें से 2 जो स्र और ज्ञ, इसको 2 छूटा गया, ऊपर छूट गया था, ये 2 हो गया। तो इसके बाद आगत वर्ण में अड़ आ ढ हो गया, 2 है। आयोग बाद 2 है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो 25 उधर हो गया और इधर का जोड़ के देखेंगे तो टोटल 52 है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। जबकि अंग्रेजी वर्ण वाला में ए से जेड होते हैं 26 और उसी का ठीक उल्टा हिंदी में 26 × 2 यानी 52 वर्ण होते हैं। हिंदी को सही ढंग से पढ़ने, मनन करने, चिंतन करने, शुद्ध शुद्ध उच्चारण की दृष्टियों से आज के प्रयोग में मानक हिंदी में 52 वर्ण का प्रयोग हो रहे हैं। अब हम लोग आगे आएंगे, इस वीडियो में देखेंगे श्वास यानी प्राणवायु के मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद क्या क्या होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। उच्चारण में प्राणवायु क्षेप की दृष्टि से व्यंजनों की जो 2 भेद है वह है अल्प प्राण और महाप्राण। तो प्राणवायु के आधार पर वर्ण के 2 भेद हम लोग देख रहे हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण है जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो यह बार याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि जैसी सुनाई नहीं होती है, नहीं देती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और सरल शब्द कर सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। फिर से प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। अब कौन कौन से अल्प प्राण है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन कौन सा है? अल्प प्राण है। पहला में क हो गया, तीसरा ग हो गया और उसके बाद पांचवा अंग इस तरह से च है ना, च के बाद ज इ ट, फिर हो गया अड़ा मूर्धन्य त द न प ब म, ये सब है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। अंतस्थ में य र ल वह भी अल्प प्राण ही कहलाते हैं। दूसरा है महाप्राण, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है या रहती है, अर्थात श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए प्यारे बच्चे लोग, जिनके उच्चारण में हकार जैसे ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उष्म वर्ण जो है महाप्राण है। तो हम लोग पहले देखे अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा था, तो 2 जो छूट गया प्रत्येक वर्ग में वो दूसरा और चौथा, ये दोनों महाप्राण हैं। जैसे देखिए, पहला वर्ग में ख और घ, छ और झ, ट और ढ, ध और त और ध, फ और ब और
तालवस मूर्धन्य दंत सह, ये जो ऊष्म वर्ण है उसमें आपका यरल वो अंतस्थ वर्ण था अल्प प्राण में, तो ऊष्म वर्ण था इसमें महाप्राण में। संक्षेप में अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्ण करना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आप सबको आ गया होगा। आगे आप देखिए, संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या होगा, एक बार सभी दोहराइए। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है। अब कौन कौन से 4 है देखिए, हच्छ, क हलंत जोड़ मूर्धना स जोड़ अ बराबर हच्छ, जैसे रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय। दूसरा है त्र, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ बराबर हो गया त्र, पत्रिका, त्राण, सर्वस्व, त्रिकोण। फिर ज्ञ, ज हलंत जोड़ य जोड़ अ ज्ञ, जैसे सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। अस्त्र है, तालवसम हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ बराबर स्र, स्र से श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये विशेष नोट्स है, इसको याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब है द्वित व्यंजन। आगे देखिए, द्वित व्यंजन क्या है, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जब एक व्यंजन का अपने स्वरूप या समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे क हलन जोड़ क बराबर क्या यहाँ प्रयोग होगा, पक्का। च हलन च यहाँ का प्रयोग है कच्चा। म हलंत म यहाँ आ गया चम्मच। त हलंत त आ गया पत्ता। द्वित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजनों से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क हलन जोड़ त बराबर होता है त संयुक्त, स हलन जोड़ थ बराबर स्वस्थ स्थान, स हलन जोड़ व स्व स्वाद, द हलन जोड़ ध शुद्ध। इस प्रकार से यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर के कोई नया व्यंजन नहीं बना। व्यंजनों की मात्रा, अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों की मात्रा क्या है। तो व्यंजन वर्णों की मात्रा, उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का प्रयोग होता है, व्यवहार होता है, उन्हें मात्राएं कहते हैं। व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। मात्राएं थोड़ा सा सुनने में अलग है, लेकिन इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग हिंदी के क्षेत्र में जो मात्रा का प्रयोग करते हैं वो है वर्णों। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वरों के व्यंजन में मिलने की इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती है। वैद्य की मात्राएं दवा देने के लिए, अंग्रेजी दवा का डोज होता है, लेकिन हमारे हिंदी में जो मात्रा है और व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए जिन स्वरमूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो मात्रा कहलाता है। ये मात्राएं 10 है। अब 10 कौन कौन सा है देखिए, पहले इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। औ तो छुपा रहता है, आकार, इसके बाद है इकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षोकार, दीर्घोकार, एकार, ओकार। इस तरह से मिला करके देखेंगे तो 10 मात्राएं हैं। जैसे क का क आकार, क हर्षई की, क दीर्घई की, क हर्षोकु, क दीर्घोकु, क क्री, क में री क्री, क एकार, क आईकार, को ओकार, को औकार इत्यादि स्वर वर्णों की इन स्वर दीर्घ हर्ष दीर्घ छंद में लघु और गुरु मात्राएं होती है। लघु को एस में, गुरु को लघु को आकार में माने पूर्ण विराम में, और गुरु को एस की मात्राएं जो है सो चिन्ह से प्रयोग होती है। जो व्यंजनों में लगने पर उसकी मात्राएं हो जाती है। हाँ, व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूपों में हो जाते हैं। अब हम लोग आगे आएंगे घोष और अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन क्या होता है, नाद के दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएँ झंकृत होती है वे घोष कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएँ आपस में झंकृत होती है वो घोष कहलाते हैं।
और अघोष क्या होगा? नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएँ झंकृत नहीं होती है वो अघोष कहलाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका आपस में झंकृत नहीं होती है अघोष कहलाती है। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का उच्चारण होता है। अघोष वर्ण कौन कौन आएगा? देखिए, पहला दूसरा जो प्रत्येक वर्ग का है, क ख च छ ट ठ त थ प फ, उसके बाद है तालव्य समर्दंत स, यानी पहला दूसरा उसको अघोष कहेंगे। और घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अंतिम में 3 प्रत्येक वर्ग का। तो कौन कौन है? तीसरा, चौथा और पांचवा सारे स्वर य, र, ल, व और ह, ये सभी घोष आते हैं। अब आता है हल या हलंत। हिंदी में देखिएगा अधिकांश जो बहुत से शब्द होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, उस व्यंजनों का उसके नीचे हलंत लगा रहता है। ये क्या होता है कि स्वर जो उसमें इंक्लूड है, मिला हुआ है, बिना स्वर से व्यंजन का उच्चारण नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्वर को दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे हल कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है व्यंजन में स्वर वर्ण की बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। क व्यंजन वर्ण है, इसमें अ स्वर की मात्रा छिपी रहती है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो क में हलंत या हल चिन्ह लगाना अनावश्यक होगा। ऐसी स्थिति में इसके लिए रूप इस प्रकार होंगे: क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, च हलंत। इसको हलंत भी कहते हैं। हिंदी के नए वर्ण कौन कौन है? हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन ह, छ, त्र, ज्ञ, अड़ और ढ जोड़े गए हैं, किंतु इनमें से प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर के संयुक्त व्यंजन है जिनका खंड किया जा रहा है। ऐसे क हलन जोड़ मूर्धन स, ह, छ, त हलन जोड़ र, त्र, ज हलन जोड़ियाँ ज्ञ। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों संगम। संगम देखो, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो जहाँ नदियाँ आकर के मिलती है उसको संगम कहते हैं। लेकिन हम भौगोलिक दृष्टि से नहीं जाते हैं, हिंदी की दृष्टि से क्या करेंगे? उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौन अवस्था या विरामावस्था को संगम कहते हैं। जब किसी एक शब्द का उच्चारण करने के बाद अन्य शब्दों के उच्चारण करने के मध्य जो थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है, अल्प विराम लेना पड़ता है, मौनावस्था होना पड़ता है, उसको हम संगम कहते हैं। यदि इस तरह से स्वर में विराम ना दे और एक झटके साथ उच्चारण करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। या शब्द के उच्चारण क्रम में वक्ता एक ध्वनि को समाप्त करके दूसरी ध्वनि का उच्चारण करता है तो कुछ विराम या असवान होता है, इसी विरामावस्था को संगम कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से सुनिएगा किस तरह से है। तुम्हारे, इसको हम लिखे हुए तुम्हारे के उच्चारण में म के बाद ह पर शीघ्र संक्रमण होता है। तुम्हारे, अगर यदि इसको हम अलग से तोड़ के बोलेंगे तुम हारे, देखिए ध्यान से, ऊपर बोल रहे हैं तुम्हारे, म पर ज़्यादा बल नहीं लगाते हैं, दूसरे में तुम पर पूरा बल लगता है, तुम हारे, और दोनों में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे मतलब यह सर्वनाम है और यह तुम हारे मतलब यहाँ सोच लीजिए कि तुम हार गए हो, फिर वह संक्रमण नहीं होता है। इस तरह से देखिएगा दावा खाना, एक झटके के साथ बोलेंगे दावा खाना का अर्थ होता है मेडिकल, और यदि उसी को अलग अलग कह देंगे दावा खाना, दावा संज्ञा, खाना क्रिया हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग आते हैं अनुतान या स्वर लहरी या सुर लहरी। सुर के पीछे चलने वाला अनुतान, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को सुर लहरी या अनुतान कहते हैं। सुर के पीछे चलने वाली है ना, बहुत सी ऐसे मात्राएं हैं, स्वर है जो सुर के पीछे चलने वाली अनुतान, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को सुर लहरी या तो अनुतान कहते हैं। जैसे अच्छा रमेश गया, ये सामान्य कथन है। दूसरा अच्छा रमेश गया आश्चर्यजनक सूचक है। अच्छा रमेश गया सामान्य कथन है, और यदि इसको थोड़ा बोल लगाते हैं अच्छा रमेश गया आश्चर्य सूचक हो गया। अच्छा रमेश गया ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो प्रश्न जैसे बोलते हैं, जब इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है तो आश्चर्य सूचक होता है, और जब इसमें सामान्य कथन के लिए कहते हैं अच्छा रमेश गया तो ये सब समझने की बात है, ये सुर लहरी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबों के पास ये वीडियो प्रस्तुत किया हूँ, जो किसी भी प्रकार की किताब की ज़रूरत नहीं हो। ध्यान से मनन कीजिए, सुनिए और देखिए तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। सुख से रहिए, आराम से रहिए। धन्यवाद।